ये जो पार्ट है ना, ये भूमिका बनाएगा आगे के चैप्टर की। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। देखो मेकिंग हो रही है, इसमें हम ये समझेंगे कि भाई जो राष्ट्रवाद की भावना यूरोप में पैदा हुई वो कैसे हुई, किस तरीके से बढ़ी। इटालियन यूनिफिकेशन, जर्मन यूनिफिकेशन, ये सारा का सारा हम जो आगे पढ़ेंगे ना वो इसी की भूमिका से पढ़ेंगे। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आप मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं वहाँ पे शेयर करती रहती हूँ, तो ज़रूर उसको ज्वाइन करिएगा। अब देखते हैं द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। हम लोगों ने मैप देखें अगर यूरोप का मिड 18th सेंचुरी का, तो हम देखेंगे कि कोई नेशन स्टेट नहीं है। नेशन स्टेट का मतलब होता है कि भाई एक ऐसा देश नहीं है जिसकी बाउंड्री डिफाइन हो या फिर लोगों के अंदर फीलिंग हो कि भाई ये हमारा देश है। इस तरीके का कुछ था नहीं। अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, अलग अलग कल्चर फॉलो किया जाता था। अब देखिए यहाँ पे ब्लू कलर का जो बॉक्स है ना, इसमें सम इम्पॉर्टेंट डेट्स लिखा हुआ है। तो कुछ डेट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो देखो, नेपोलियन ने इटली को कब इन्वेट किया था और नेपोलियनिक वॉर्स कब स्टार्ट हुई थी, तो 1797। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इससे पहले हुई होगी ना, क्योंकि नेपोलियन फ्रांस रिवॉल्यूशन के बाद आया था। तो उसने इटली को कब इन्वेट किया, तो 1797 में। अब नेपोलियन का फॉल हो गया, यानी कि नेपोलियन ख़त्म हो गया। 1814 से लेकर के 1815 तक तो नेपोलियन ख़त्म भी हो चुका था, मतलब हो गया था उसका, उसने कुछ टाइम राज किया, फिर वो उसका शासन ख़त्म हो गया। और क्या हुआ जब नेपोलियन मारा गया, तो वियना कॉन्फ्रेंस हुई। वियना कॉन्फ्रेंस में क्या क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें राजशाही वापस आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ देखेंगे। फिर आगे का 1821 में ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस स्टार्ट होता है। ये वाला जो समय काल है ना 1848, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि भाई 1848 में यूरोप में क्या हो रहा था। बहुत सारे ना वहाँ पर रिवॉल्यूशंस हो रहे थे। तो क्या क्या हो रहा था, आर्टिसन यानी कि जो कारीगर हैं, जैसे मूर्ति बनाने का काम कर रहे हैं, बर्तन बनाने का काम कर रहे हैं, या फिर जो इंडस्ट्रीज़ में वर्कर्स काम कर रहे हैं, पीजेंट्स जो कि खेतों में काम कर रहे हैं, किसान, उन्होंने ना मतलब रिवोल्ट कर दिया, आंदोलन कर दिया। क्यों, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ना इकोनॉमिक हार्डशिप हो रही थी, पैसे की कमी थी। जो अमीर लोग हैं, एरिस्टोक्रेसी है, जिनके पास ज़मीनें हैं, सारा का सारा कंट्रोल उन्हीं के पास था पैसे का। और जो लोग इतनी ज़्यादा मेहनत से काम कर रहे थे, उनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही थी, सर पर छत नसीब नहीं हो रही थी। तो लोगों ने रिवोल्ट किया और एक नई क्लास डेवलप हो रही थी। जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ रहा था ना, मिडिल क्लास डेवलप हो रही थी। और जो मिडिल क्लास थी वो बुद्धिजीवी थी, पढ़ी लिखी थी। तो वो ये डिमांड कर रही थी राइट टू इक्वालिटी का, कि भाई सबके पास समान अधिकार होने चाहिए। अब समान अधिकार तो वो कहते थे कि भाई आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट लेकर के आओ, राजा को हटाओ। इसी तरीके से तो इटली में, जर्मनी में मैगवस, पोल्स, शेस, इन सब लोगों ने एक नेशन स्टेट की डिमांड करनी स्टार्ट करी। यानी कि उन्होंने कहा कि एक ऐसा देश बने जिसमें सबके पास अधिकार हो, सबके कल्चर को जो है इम्पोर्टेंस दी जाए। तो ये हम पूरा पढ़ेंगे। ये जो सम इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं ना, इसके थ्रू इस पूरे पार्ट को समराइज करने की कोशिश की गई है। इसलिए जब आप चैप्टर को रिवाइज करेंगे ना, उस समय पर ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। अब इटली यूनिफिकेशन कब हुआ, तो ये डेट आपके एमसीक्यू फॉर्मेट में आपसे पूछी जा सकती है। तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली एक दिन में नहीं हो गया, यानी कि इटली एक दिन में नहीं जुड़ गया, एक लंबा समय लगा, 1859 से लेकर के 1870। फिर जर्मन यूनिफिकेशन भी हम लोग देखेंगे। फिर स्लाव नेशनलिज्म और क्या होता है, स्लाव्स कौन होते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स के थ्रू क्या क्या हम पढ़ेंगे ये समराइज हो गया है। अब हम देखते हैं कि क्या बोला गया है। जो शब्द लिखे हुए हैं इनमें हम लोग आज जो जर्मनी देखते हैं, आज जो इटली देखते हैं या स्विट्ज़रलैंड देखते हैं, वो हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले वो छोटे छोटे किंगडम्स में बटा हुआ था, यानी कि छोटे छोटे राज्य थे, छोटे छोटे साम्राज्य थे, जिनको हम लोग किंगडम, डचेज या फिर कैंटोन कहते थे। और वहाँ पर जो है एक राजा का एक छत्र शासन हुआ करता था, यानी कि राजा की चलेगी, प्रजा की बिल्कुल नहीं चलेगी। तो अपनी चलाते थे वहाँ पर राजा।
हम लोग यूरोप की बात कर रहे हैं। यूरोप में ये सारे देश हैं। अब यूरोप देखो कई सारे पार्ट्स में भी डिवाइड हम कर सकते हैं। अगर इसको मैं पूरे को यूरोप मानूँ, यूरोप इसी तरीके से फैला हुआ है वर्ल्ड मैप में, तो इधर वाला अगर मैं वेस्टर्न मानूँ, तो इधर वाला मैं ईस्टर्न मानूँ, तो इधर वाला सेंट्रल यूरोप हो जाएगा। तो कुछ यूरोप के देश जो हैं वो वेस्टर्न यूरोप में आएंगे, कुछ ईस्टर्न यूरोप में आएंगे, कुछ सेंट्रल यूरोप में आएंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर बोला जा रहा है कि ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में जो थी ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज थी, यानी कि अपनी चलाने वाली राजशाही थी जो सिर्फ अपनी चलाती थी। इनकी टेरिटरीज में अलग अलग प्रकार के लोग रहते थे, मतलब भाषाएं भी अलग बोल रहे हैं, उनका जो है कल्चर अलग है, कई बार उनका धर्म अलग है, मगर राजा एक है और राजा अपनी चला रहा है। They did not see themselves as sharing collective identity और common culture। उनका कल्चर अलग था, एक दूसरे से मतलब वो ना एक कॉमननेस फील नहीं कर पाते थे, मगर थे एक राजा के अंडर। कई बार वो अलग अलग भाषाएं बोलते थे और उनका जो एथनिक ग्रुप हुआ करता था ना वो अलग होता था। देखो एथनिक ग्रुप का मतलब होता है कि भाई आपकी नस्ल क्या है, आप कौन से इलाके से आ रहे हैं या आप किस तरीके का कल्चर फॉलो कर रहे हैं, वो एथनिक ग्रुप होता है। अब हैब्सबर्ग एम्पायर जो कि ऑस्ट्रिया हंगरी पे रूल किया करती थी, अलग अलग इलाके और अलग अलग लोग उस एम्पायर के अंडर आते थे। इसमें कौन कौन से इलाके थे आपको डरने की देखो ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा आपको एज इट इज़ याद नहीं करना है कि हैब्सबर्ग एम्पायर में जो है ऑस्ट्रो हंगरी और उसमें इतना सारा रीजन नहीं। कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी, उसमें जो पार्ट्स है, जब जैसे ही चैप्टर ख़त्म हो जाएगा ना, मैं पूरे चैप्टर को नोट्स की फॉर्म में नोट्स बनाऊंगी मैं आपके लिए, क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में, कि मतलब इस पार्ट पे ये वाला क्वेश्चन आएगा और इसका ये तरीके से आप आंसर लिखेंगे, तो वो बेस्ट वे होगा, उससे आपके सारे डाउट्स और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगे कि आंसर कैसे लिखा जाएगा। तो देखते हैं, हैब्सबर्ग एम्पायर जो था उसने ऑस्ट्रिया हंगरी पर रूल किया और अलग अलग मतलब रीजन थे, अलग अलग भाषाएं बोलते थे। उसमें एल्पाइन रीजन मतलब पहाड़ों वाला रीजन होता था, हाँ, और टायरोल, ऑस्ट्रिया, सुडाटनलैंड, अलग अलग इलाकों के नाम हैं ये। बोहेमिया भी एक नाम है। तो यहाँ पर क्या होता था, एरिस्टोक्रेसी जो होती थी, यानी कि जो अमीर तबका होता था वो तो जर्मन बोलता था। यहाँ पर इटालियन बोलने वाले लोग भी रहते थे। जहाँ कौन सा इलाका होता था, वो लंबार्डी और वेनेटिया जो कि इटली का पार्ट था, मगर वो हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर आता था। मतलब हैब्सबर्ग एम्पायर जो होती थी ना वो बहुत ही बड़े इलाके में फैली हुई थी। उसमें कई सारे देशों के थोड़े पार्ट थे। कुछ जर्मनी के देशों के, मतलब जर्मनी का भी कुछ पार्ट हैब्सबर्ग एम्पायर में आ रहा था, कुछ इटली का पार्ट आ रहा था। तो अलग अलग एरियाज हैब्सबर्ग एम्पायर में आते थे। हैब्सबर्ग एम्पायर में अलग अलग कल्चर फॉलो होते थे, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग वहाँ पर हुआ करते थे। अब देखो, जैसे कि हंगरी में आधी पॉपुलेशन जो थी वो मगियार बोलती थी, दूसरी पॉपुलेशन जो थी बाकी आधी कुछ डायलेक्ट, कुछ बोलियाँ बोलती थी। नाम डरो मत, नाम नहीं याद करने, मैं बता दूंगी क्या क्या याद करना है आपको। गलेशिया में एरिस्टोक्रेसी जो है वो पॉलिश बोलती थी, एक और रीजन है। अब देखो ना, मतलब इतना सा एक आप समझो यूरोप बहुत ही छोटा है, उसमें भी थोड़े इलाके में ना अलग अलग भाषाएं लोग बोल रहे हैं, सब अलग अलग कल्चर फॉलो कर रहे हैं, मगर राजा एक है जो अपनी नीतियाँ एक जैसी चला रहा है। तो लोगों को काफ़ी दिक्कत होती थी इन बातों से, वो अपनी थोपता था लोगों पर। अब इन 3 डोमिनेंट ग्रुप के अलावा जो कि बाउंड्रीज पर रहते थे एम्पायर की, बहुत सारे वहाँ पर किसान भी थे। बोहेमियंस थे, स्लोवाक्स थे नॉर्थ की तरफ, स्लोवीन्स थे कानियोला की तरफ, क्रोश थे साउथ की तरफ, रोमन्स थे। तो मतलब अलग अलग लोग, अलग अलग एथनिसिटी को मानने वाले लोग एम्पायर्स में हुआ करते थे। तो इसलिए वहाँ पर एक पॉलिटिकल यूनिटी प्रमोट करना आसान काम नहीं था। उनका एक बाइंडिंग पावर था, बिल्कुल डिफरेंट थे कि बस एक ही राजा के हम अंडर आ रहे हैं, यही एक उनका बाइंडिंग पावर था। अदरवाइज उन लोगों में कोई भी समानताएं नहीं हुआ करती थी। इसी वजह से तो नेशनलिज्म की भावना बाद में डेवलप हुई। पहले क्यों नहीं हुई? क्योंकि सब अलग अलग थे। फिर कुछ रिवॉल्यूशनरीज आए, उन्होंने भावना डेवलप करवाई। हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट एमर्ज? ये क्वेश्चन आ सकता है। अब इसका ही आंसर हम आगे देखते हैं कि नेशनलिज्म की भावना कैसे आई, नेशन स्टेट कैसे एमर्ज हुआ। ये वाला अगर आपको कंफ्यूजिंग लगा था ना, अब धीरे धीरे हम आगे इसको और इजीली समझते जाएंगे। ये भूमिका थी, अब आगे पटकथा है। तो सोशली और पॉलिटिकली अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी। लैंडेड एरिस्टोक्रेसी का मतलब जिनके पास ज़मींदार, आप समझ लो, ज़मींदार डोमिनेंट क्लास हुआ करते थे। मेंबर्स जो थे इस क्लास के वो अलग अलग इलाकों में एक तरह से एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए थे, पैसे वाले थे। इनका लाइफ
जो है स्टाइल एक जैसा होता था, एक तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते थे क्योंकि सबके पास पैसा था। बहुत बड़ी बड़ी इनके पास कंट्री साइड यानी कि गांव के इलाकों में इनके पास बहुत ज़मीनें थी और शहरों में भी इनके पास घर हुआ करते थे। ये लोग डिप्लोमेसी के लिए या फिर ऊंचे अमीर लोगों के हाई सोसाइटी में ये लोग फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल करते थे। कौन लोग? लैंडेड एरिस्टोक्रेसी। इनकी जो फैमिलीज होती थी, क्योंकि अमीर है ना, आपस में शादियां भी हुआ करती थी इनके परिवारों में। ये पावरफुल एरिस्टोक्रेसी, पैसा बहुत था इनके पास मगर बहुत कम मात्रा में थे। अमीर लोग तो कम ही होते हैं, राइट, यही वाली चीज़ थी। ज़्यादातर जो पॉपुलेशन थी ना वो पीजेंट्री थी, मतलब यूरोप की ज़्यादातर पॉपुलेशन क्या थी? किसानी करती थी, खेती करती थी। वेस्ट के तरफ अगर हम लोग जाएं तो to the west, the bulk of the land was found by tenants and small owners, while in eastern and central Europe, pattern of land holding was characterized by vast estate which was cultivated by serfs. तो अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह से होता था। अगर हम लोग ईस्टर्न साइड में जाएं और सेंट्रल यूरोप में जाएं तो बहुत ही बड़े बड़े लैंड होते थे जो एक ही व्यक्ति के होते थे और उन पर खेती सर्फ्स कर रहे थे। कृषि दास, सर्फ का मतलब होता है यानी कि जो उन लैंड्स पर खेती करने का काम कर रहे थे वो उनकी ज़मीन उनकी नहीं थी, मक्खियाँ गई थी मतलब जो ज़मीन थी वो लैंड ओनर्स की थी, ज़मींदारों की थी। उस पर जो खेती कर रहे थे वो बेचारों को बहुत ही कम पैसा मिलता था और ज़बरदस्ती उनको वहीं पर रहना पड़ता था, उस जगह पर खेती करने के लिए। उनको वहाँ से जाने की आज़ादी नहीं थी, एक तरीके से गुलाम की तरह उनको रखा जाता था। तो अब आगे हम लोग देखते हैं कि ये वाली जो चीज़ हम लोगों ने देखी, ये देखी हम लोगों ने ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में इस तरीके से था। वेस्टर्न साइड में जो था वो छोटे छोटे खेत होते थे, उनके मालिक जो होते थे उनके पास भी ज़्यादा पैसा नहीं होता था क्योंकि खेत छोटे होते थे। अब वेस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप ग्रोथ जो थी ना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की, व्यापार की, वो थोड़ी थोड़ी ना बढ़ने लगी थी। यानी कि जो वेस्टर्न यूरोप था या और सेंट्रल यूरोप था वहाँ पर क्या होने लगा था? इंडस्ट्रीज़ लगने लगी थी। वेस्टर्न यूरोप, सेंट्रल यूरोप में, वेस्टर्न यूरोप में कौन कौन से देश आते हैं? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी। यहाँ पर ना इंडस्ट्रीज़ लगने लगी थी तो शहर बसने लगे थे, व्यापार होने लगा था। और जब व्यापार होने लगा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा था इंग्लैंड में, जर्मनी में, है ना, तो क्या हुआ? मिडिल क्लास और ज़्यादा डेवलप होने लगी, लोग थोड़ा पढ़ने लिखने लगे। अब 19th सेंचुरी आते आते देखो स्टार्टिंग में जो हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वो तो यूरोप के कहाँ पर हुआ? ब्रिटेन में। फिर उसके बाद 18th सेंचुरी के बाद जो है फ्रांस और जर्मनी में, 19th सेंचुरी आते आते फ्रांस और जर्मनी में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा। तो इससे एक वर्किंग क्लास पॉपुलेशन डेवलप हुई जो कि एक मिडिल क्लास बनी, इंडस्ट्रियलिस्ट की, बिजनेसमैन्स की, प्रोफेशनल्स की। तो अब हम देख रहे हैं कि वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है और वहाँ पर एक मिडिल क्लास डेवलप हो रही है। और सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में मतलब इंडस्ट्रीज बहुत लेट आई थी। तो ईस्टर्न और सेंट्रल ईस्टर्न वाला जो यूरोप है उसमें इंडस्ट्रीज लेट आई, वेस्टर्न यूरोप में इंडस्ट्रीज जल्दी आ गई थी। तो देखो फिर क्या हुआ। अब इट इज अमंग एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास दैट द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस गेन पॉपुलैरिटी। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समाज के कौन से वर्ग में एरिस्टोक्रेट्स को या राजाओं को हटाने की सबसे ज़्यादा प्रबल भावना थी? तो वो कौन सी थी? वो मिडिल क्लास थी। क्योंकि मिडिल क्लास यार बड़े मेहनती लोग हुआ करते थे, वो आगे बढ़ना चाहते थे, अमीर होना चाहते थे, पर उनको इस एरिस्टोक्रेसी ने, राजाओं ने रोक रखा था, उनको अच्छे से व्यापार नहीं करने देते थे। तो इसलिए जो मिडिल क्लास थी वो उन्होंने कहा कि भाई जो एरिस्टोक्रेसी है, ये आप इतने सब बड़े बड़े खेत संभाल के बैठ जाते हो, कुछ भी नहीं करते हो, दूसरों से काम करवाते हो, ये सब बंद करो। और राजा जो सब पे अपना हुक्म चलाता है ये सब नहीं चलेगा। एक राष्ट्र होना चाहिए, राष्ट्र में एकता होनी चाहिए जिसमें व्यापार करने की आज़ादी होनी चाहिए। तो ये सारी भावनाएं मिडिल क्लास में डेवलप हुई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद। What did liberal nationalism stand for? This is important कि भाई लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है। तो आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी इन 19th सेंचुरी यूरोप वर क्लोजली अलाइन टू आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। देखो लिबरलिज्म, लिबर ये जो शब्द होता है ना ये लैटिन रूट है और लिबर का मतलब होता है फ्री। तो जो नई मिडिल क्लास बन करके आ रही थी ना उसने ये मांगा कि लोगों को फ्रीडम मिले, इक्वालिटी ऑफ ऑल, यानी कि क्योंकि
पहले अमीर राजा ऊपर होते थे, राइट, जो ये एरिस्टोक्रेट्स होते थे ये सबसे ऊपर होते थे, मगर जो मिडिल क्लास थे उसने कहा कि सबको समानता का अधिकार होना चाहिए। पॉलिटिकली उन्होंने ये कहा कि भाई राजा वाजा हटाओ, एक सरकार लेकर के आते हैं, क्योंकि जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया था ना, उसके बाद जो लिबरलिज्म का आइडिया है वो सबके दिमाग में तो आ ही गया था कि भाई एक पार्लियामेंट होनी चाहिए, एक सरकार होनी चाहिए। तो 19वीं सेंचुरी तक आते आते लिबरल्स ने ये भी कहा एंड ऑल्सो स्ट्रेस द इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, कि भाई सबके पास अपनी अपनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो एरिस्टोक्रेट्स के पास प्रॉपर्टी उन्हीं के पास रहेगी, बाकी सबके पास भी प्रॉपर्टी का अधिकार होना चाहिए। बट इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब यूनिवर्सल सफरेज नहीं था। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब कानून के सामने सब समान होंगे, इस तरीके की मांगे तो कर दी गई थी। मगर यूनिवर्सल सफरेज का सिंपल सा मतलब होता, इंपॉर्टेंट है ये कि व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल सफरेज। 1 मार्क का क्वेश्चन बहुत पता नहीं कितनी बार आ चुका है, हर पेपर में किसी ना किसी वे में आ जाता है। तो देखो सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार। अब जैसे कि फ्रांस में भी हुआ था कि वोट देने का अधिकार सबको नहीं मिला था, किसको मिला था? ओनली प्रॉपर्टीड मैन, जिसके पास प्रॉपर्टी है, और स्पेशली जिस आदमी के पास प्रॉपर्टी है, जमीन है, सिर्फ उसको ही वोट देने का अधिकार मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। तो औरतों को तो वोट देने का अधिकार की तो बात कहीं भी से कहीं तक आती ही नहीं है। जिस आदमी के पास प्रॉपर्टी नहीं होगी या फिर जो विमेन है उनके पास कोई भी पॉलिटिकल राइट्स नहीं होंगे। और थोड़ा सा टाइम जो कि जैकोबियंस का था उसमें सारे के सारे आदमियों को, मतलब चाहे प्रॉपर्टी हो चाहे ना हो, वोट देने का अधिकार मिल गया था जैकोबियन क्लब जब बने थे तब। बट फिर उसके बाद वो छीन लिया गया। नेपोलियनिक कोड वेंट बैक टू लिमिटेड सफरेज। नेपोलियनिक कोड जब आया तो हर किसी को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया, और विमेंस जो थी वो तो माइनर सिटीजन थी, जो कि फादर की या फिर अपने हस्बैंड की अथॉरिटी के नीचे ही रहेंगी उस समय के यूरोप के लॉज के अकॉर्डिंग। 19वीं सेंचुरी और अर्ली 20वीं सेंचुरी के टाइम पर विमेन, औरतें और जिन आदमियों के पास प्रॉपर्टी नहीं है उन्होंने काफ़ी मूवमेंट्स चलाए, काफ़ी आंदोलन चलाए कि भाई हमें भी इक्वल पॉलिटिकल राइट्स दिए जाएं, हमें भी वोट देने का अधिकार दिया जाए। कौन ये मूवमेंट चला रहा था? औरतें और वो आदमी जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, क्योंकि इन्हीं दोनों को वोट देने का अधिकार नहीं मिला था, इसलिए इन लोगों ने मूवमेंट चलाया अपने वोट देने के अधिकार के लिए। अब देखते हैं आगे। इन द इकोनॉमिक स्फेयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ मार्केट। अब इकोनॉमिक स्फेयर में लिबरलिज्म का मतलब था कि भाई मार्केट में जो है वो फ्रीडम दी जाएगी, यानी कि व्यापार करने की लोगों के पास आज़ादी होगी। जो सरकारें रिस्ट्रिक्शंस लगाती हैं ना, सामान मतलब व्यापार कर रहे हैं, सरकार बहुत ज़्यादा टैक्स ले रही है, ये सारी की सारी चीज़ें हटाई जाएँ, इसकी मांगें की गई। एक एग्जाम्पल देते हैं, जर्मन स्पीकिंग रीजन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 19वीं सेंचुरी। जर्मनी ना पहले बहुत ही छोटे छोटे इलाकों में बटा हुआ था, तो भाई एक इलाके से दूसरे इलाके में जाते थे तो इतना भयंकर टैक्स देना पड़ता था, व्यापारियों को बड़ी दिक्कत होती थी। मगर जब नेपोलियनिक कोड आया तो नेपोलियन ने क्या किया कि भाई ये सारे जो इतनी व्यापार में दिक्कतें हो रही हैं इनको हटाओ और एक ही जो है मेजर लेकर के आओ। अब उसने बहुत छोटी छोटी जो फेडरेशंस थी ना, स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज़ ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट, बहुत छोटी छोटी सी स्टेट्स वहाँ पे हुआ करती थी, तो एक कन्फेडरेशन सी बना दी उन्होंने 39 स्टेट्स की, मतलब कि ये 39 स्टेट्स अब हो गई हैं। जिसकी पहले क्या था, हर एक की अपनी करेंसी होती थी, हर एक का अपना वेट एंड मेजर होता था। जो मर्चेंट यानी कि जो व्यापारी 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग में अपना सामान बेचने जाता, उसको 11 कस्टम बैरियर में कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती 5% की हर किसी को। मतलब चेक पोस्टें मान लो, जैसे पहले हमारे देश में चेक पोस्ट लगी होती थी कि हर चेक पोस्ट में आपको कुछ परसेंटेज पैसा देना पड़ेगा। इससे क्या होता था, सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता था। वेट एंड मेजर, भार या फिर लेंथ, ये सब अलग अलग होती थी। कहीं पर 70 सेंटीमीटर है तो कहीं पर उसको 71 मान लेंगे, कहीं पर 72 मान लेंगे, मतलब एक पर्टिकुलर लेंथ नहीं मानी जाती थी। जैसे कि ये पेन है, ये मेरा सैमसंग टैब का पेन है। अब क्या है, क्योंकि वेट एंड मेजर्स इक्वल है ना, तो जितने भी मेरे वाले सैमसंग के टैब हैं उसमें पेन की लेंथ बिल्कुल सेम ही होगी। बट जर्मनी में पहले ऐसा नहीं होता था क्योंकि वेट एंड मेजर्स अलग अलग होते थे। एग्जाम्पल के लिए दिया गया है कि मेजर ऑफ क्लोथ फॉर एग्जाम्पल एली इन ईच रीजन स्टूड फॉर डिफरेंट लेंथ। एली जो था टेक्सटाइल मटेरियल को नापने का तरीका था, जिसमें एक एली कहीं पर तो 54.7 सेंटीमीटर होता था, कहीं पर 55, कहीं पर 65, तो मतलब
अलग अलग जो है मेजरमेंट्स होती थी, इससे व्यापारियों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो ये वाली काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम थी। ये जो सिचुएशंस थी ना, ये व्यापार के बढ़ने में, सामान के आदान प्रदान में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी। अब ये जो नई कॉमर्शियल क्लास आई भाई, जिनको व्यापार करना था, उन्होंने कहा कि भाई एक ही देश कर दो, ये कस्टम जो यूनियंस वगैरह हैं, सॉरी ये जो कस्टम ड्यूटीज़ हैं ये हटा दो, और ताकि व्यापार हम अच्छे से कर सकें। तो इसलिए 1834 में कस्टम यूनियन, जिसको ज़ोल्वरीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में आता है, व्हाट इज ज़ोल्वरीन। ज़ोल्वरीन क्या था, एक शब्द में या फिर दो शब्दों में मैं आपको बताऊं तो एक कस्टम यूनियन थी। ये फॉर्म की गई थी ऑन द इनिशिएटिव ऑफ प्रशिया, और इसको सारी की सारी जर्मन स्टेट ने ज्वाइन कर लिया। देखो जर्मनी बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में बटा हुआ था, इसलिए हम जर्मन स्टेट्स बोल रहे हैं बार बार। इन्होंने क्या किया, टैरिफ बैरियर्स को हटा दिया, और नंबर ऑफ करेंसी जो कि पहले लगभग 30 से भी ज़्यादा थी, उनको 2 करेंसी हो गई। करेंसी जैसे कि रुपया होता है हमारा, पहले अलग अलग वहाँ पर करेंसीज चलती थी जर्मनी के अलग अलग इलाकों में, तो फिर 2 करेंसी कर दी गई। इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए जो ये कस्टम ड्यूटीज़ थी इनको हटा दिया गया। अब इससे क्या हुआ, नेशनलिज्म की सेंटिमेंट्स को काफ़ी ग्रोथ मिली। जो व्यापारी थे उन्हें लगा यार पहले तो बड़े सारे टैक्स देने पड़ते थे, अब बड़े कम टैक्स देने पड़ रहे हैं, तो अगर देश एक ही हो जाएगा तो हमको तो बड़े कम टैक्स देने पड़ेंगे। तो ये जो इकोनॉमिक्स थी ना, इसने नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया। तो क्वेश्चन यही है कि ज़ोल्वरीन क्या है। ज़ोल्वरीन एक कस्टम यूनियन बनाई गई, जिससे बहुत सारे जो टैरिफ्स थे, जो टैक्स वगैरह थे, उसको एबॉलिश कर दिया गया, और 30 करेंसी से जो पहले ज़्यादा हुआ करती थी उससे सिर्फ 2 करेंसीज में कन्वर्ट कर दिया गया, और रेलवे नेटवर्क को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया गया। अब देखो ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, तो वो ऐसे ही लिए जाते हैं बॉक्सेस से। ये इकोनॉमी के बारे में है कि इकोनॉमिस्ट जो है उन्होंने नेशनल इकोनॉमी के बारे में बात करनी काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट कर दी थी। तो फ्रेडरिक थे, इन्होंने मतलब जर्मन इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने बोला कि ज़ोल्वरीन का एम जो है वो मालिया तौर पर, यानी कि जर्मनी को पैसे के तौर पर मजबूत करना है। ज़ोल्वरीन आएगा, व्यापार ज़्यादा अच्छे से होगा और जर्मनी प्रॉस्पर करेगा, यानी कि अमीर बनेगा। अब न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। तो कंजर्वेटिव्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेटिज्म होता है एक पॉलिटिकल फिलॉसफी जो स्ट्रेस करती है ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन एंड कस्टम। देखो सिंपल सा क्या है, ट्रेडिशन ये कहता है कि एक विमेन को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये कंजर्वेटिज्म हो गया। तो मतलब पहले क्या था कि विमेन घर से बाहर ना निकले, तो कंजर्वेटिव कहते थे बिल्कुल सही बात है, विमेन घर से बाहर ना निकले। मगर जो लिबरल थे वो कहते थे नहीं, विमेन को घर से बाहर निकलना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, जैसे वो कपड़े पहनना चाहिए वैसे पहनने चाहिए। मगर कंजर्वेटिज्म इसका विरोध करते थे। कंजर्वेटिव कहते थे ठीक है बदलाव ले आओ, विमेन को पढ़ने दो, बट ये नहीं कि डायरेक्ट यूनिवर्सिटी पढ़ने दो, पहले उनको थोड़ा सा स्कूल में पढ़ाओ, धीरे धीरे करके बदलाव लेकर के आओ। मगर लिबरल्स कहते थे नहीं, बदलाव एकदम से आने चाहिए, और कंजर्वेटिव कहते थे कि बदलाव बहुत ही धीरे धीरे आने चाहिए। तो यही था कंजर्वेटिज्म। तो यूरोपियन गवर्नमेंट जो थी वो कंजर्वेटिज्म के स्पिरिट को फॉलो करती थी। क्यों करती थी? क्योंकि वो चाहती थी कि उनकी सत्ता ना चली जाए, धीरे धीरे बदलाव आए। कंजर्वेटिव बिलीव करते थे कि एस्टैब्लिश जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है स्टेट के या सोसाइटी के, जैसे कि मोनार्की, राजा का रूल, चर्च, सोशल हायरार्की, प्रॉपर्टी और फैमिली, इनका हम लोगों को प्रिजर्वेशन करना है। मतलब जो भी समाज में दकियानूसी या बेकार चीज़ें चल रही हैं उनको बचा करके रखना है, और एकदम से रिवॉल्यूशन नहीं लेकर के आना है। अब जो नेपोलियन था उसने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में बदलाव लेकर के वो आया था, तो लिबरल्स को वो वाला स्वाद लग गया था कि भाई काफ़ी जल्दी जल्दी चीज़ों में बदलाव होते हैं। तो नेपोलियन दैट मॉडर्नाइजेशन कुड इनफैक्ट स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन लाइक मोनार्की। मगर कुछ लोगों को लगा कि भाई जो मॉडर्न चीज़ें हो रही हैं ना, इससे मोनार्की और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। कैसे? क्योंकि जो ये रिवॉल्यूशन आ रहा है इससे आर्मी की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ब्यूरोक्रेसी यानी कि राजशाही की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाएगी, फ्यूडलिज्म, अब राजा को टक्कर देते थे ये बहुत बड़े बड़े जो लैंड ओनर्स थे, इनको हटा देंगे तो राजा और स्ट्रांग हो जाएगा। एबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्वडम कुड स्ट्रेंथन द
ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ यूरोप। तो देखो क्या हुआ, ज़्यादातर कंजर्वेटिव्स हाउएवर डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न ऑफ सोसाइटी ऑफ प्री रिवॉल्यूशनरी डेज, रादर दे रियलाइज्ड फ्रॉम द चेंजेस इनिशिएटेड बाय नेपोलियन दैट मॉडर्नाइजेशन कुड इन फैक्ट स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन लाइक मोनार्की। तो भाई वो होता ना कि दुविधा में अवसर ढूंढने वाले लोग थे कुछ तो कंजर्वेटिव्स, वो क्या करना चाह रहे थे कि भाई नेपोलियन ने बहुत सारे बदलाव लेकर के आए। पहले तो कंजर्वेटिव्स बोलने लगे कि सारे बदलाव जो है सही नहीं है, बट धीरे धीरे उनको समझ आया कि यार देश की आर्मी स्ट्रांग हो रही है, देश में व्यापार बढ़ रहा है और ये सब चीज़ें हो रही है कि मतलब जो ज़मींदार हैं उनसे ज़मीनें लेकर के सब में बांटी जा रही है। इससे ज़मींदार वीक होंगे, राजा और स्ट्रांग होगा, आर्मी स्ट्रांग होगी, राजा और स्ट्रांग होगा, तो चलो ये वाली चीज़ें फिर कर ही देते हैं। तो ये वाली चीज़ें भी देखी जाने लगी। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कंजर्वेटिज्म क्या होता है। कंजर्वेटिज्म होता है कि अपना जो ट्रेडिशन था, इंस्टीट्यूशंस थे, कस्टम्स थे, उनको बचा करके रखना और धीरे धीरे बदलाव लेकर के आना। अब यहाँ पे हम लोगों को जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो वियना कॉन्फ्रेंस क्या थी, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, और ट्रीटी ऑफ वियना क्या थी। तो इसमें क्या होता है, 1815 में रिप्रेजेंटेटिव्स काफ़ी सारे यूरोपियन पावर्स जो थी वो मिलते हैं। कौन कौन से? ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया। और क्यों मिलते हैं? क्योंकि इन सब ने मिलकर के नेपोलियन को हरा दिया था और फिर हराया नेपोलियन को। तो नेपोलियन ने जहाँ जहाँ कब्जे कर रखे थे वो कब्जे हटे, राजाओं का रूल वापस आ गया। तो ये सारी की सारी बातचीत बैठाने के लिए 1815 में सारे के सारे लोग वियना में मिलते हैं कि भाई यूरोप अब आगे किस तरीके से चलेगा। कांग्रेस जो थी वो होस्ट किसने करी? ऑस्ट्रियल चांसलर ड्यूक मेटरनिच। अब डेलीगेट्स यानी कि जो सारे के सारे लोग आए थे वो लोग मिले और उन लोगों ने मिलकर के सबने ट्रीटी ऑफ वियना बनाई 1815 में। और उनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई जो नेपोलियनिक वॉर्स हुई हैं उससे पहले का जो टाइम था, नेपोलियन ने क्या किया था ना, सारे राजाओं को हटा दिया था। अब नेपोलियन हार गया तो राजाओं ने कहा हम वापस आएंगे फिर से। तो ट्रीटी ऑफ वियना में यही हुआ था कि जो बर्बन डायनेस्टी थी जिसको फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर हटा दिया गया था उसको दोबारा से पावर में लाया गया। फ्रांस ने नेपोलियन के अंडर जिन भी जगहों पर कब्जा किया था उस कब्जे को हटा दिया गया, यानी कि उन देशों के पास वो एरिया वापस चला गया। अब कुछ और नए स्टेट्स बनाए जिससे जो फ्रांस है ना वो क्या कर रहा था, 9th क्लास में उन्होंने पढ़ा था कि फ्रांस बार बार अलग अलग देशों पर अटैक कर देता था। तो सारे देशों को फ्रांस के अटैक से बचाने के लिए थोड़े से और क्या किए गए, कुछ नए किंगडम्स बनाए गए ताकि फ्रांस बार बार अटैक ना किए। नेदरलैंड, 10 किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स विच इंक्लूडेड, नेदरलैंड के किंगडम में बेल्जियम आता था, वॉज सेटअप इन द नॉर्थ। ठीक है। जिनोआ वॉज एडेड टू पीडमोंट इन द साउथ। तो जिनोआ पीडमोंट में साउथ में ऐड कर दिया गया, फ्रांस के साउथ में। प्रशिया वॉज गिवन इम्पोर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर्स। तो प्रशिया जो देश था उसके वेस्टर्न साइड में उसको थोड़ा सा और एरिया दे दिया गया। वाइल ऑस्ट्रिया वॉज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली। ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली दे दिया गया। ये ना आप लोगों को थोड़ा थोड़ा याद रखना है कि किसको क्या क्या पार्ट दिया था। और जर्मन फेडरेशन जो कि 39 स्टेट्स थे जिसको नेपोलियन ने बनाया था ना, वो 39 के 39 ही रहने दिए गए क्योंकि उससे पहले बहुत छोटे छोटे से थे। ईस्ट की साइड में रशिया को पोलैंड का पार्ट दिया गया और प्रशिया जो था उसको सेक्सोनी का पार्ट दिया गया। तो ये जो है ना आपको ना इनको नोट्स की फॉर्म में बना लेना है, मैं बना के दूंगी ट्रीटी ऑफ वियना के क्या क्या हुआ था वहाँ पर, इनको हमें याद करना है क्योंकि ट्रीटी ऑफ वियना वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। मेन इंटेंशन जो था वो क्या था, मोनार्कीज़ को, राजा वगैरह को वापस लेकर के आना जो कि नेपोलियन ने उखाड़ करके फेंके थे। कंजर्वेटिव रिजीम्स जो हैं वो 1815 में जो सेटअप हुई वो बहुत ज़्यादा ऑटोक्रेटिक थी, अपनी अपनी चलाया करती थी। वो अपने क्रिटिसिज्म को बिल्कुल, अगर उन रिजीम्स यानी कि उन राजाओं के खिलाफ कोई बोलता था 1815 के बाद, अगर कोई, वैसे तो पहले भी ऐसे ही होता था बट 1815 ट्रीटी ऑफ वियना के बाद राजा और ज़्यादा सतर्क हो गए। अगर कोई उनके खिलाफ ज़रा सा भी कुछ बोल रहा है तो भाई उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, डिसेंट को एकदम ही कर दिया जाता था, वही जेल में डाल दिया। और वो सब ज़्यादातर जो था क्या हुआ, क्योंकि न्यूज़पेपर्स वगैरह तब तक आने लगी थी, किताबें आने लगी थी, उसमें आइडिया ऑफ लिबर्टी ऑफ फ्रीडम आने लगा था, तो इनको क्या किया गया, सेंसर किया गया। अखबारों पर, किताबों पर, मैगजीन, इन सब पे रोक लगाई गई कि भाई राजा के खिलाफ या फिर मोनार्की के खिलाफ ये लोग कुछ भी ना बोलें। तो ये देखो कुछ लोग हैं, ये कुछ इंडिविजुअल्स हैं, रिवॉल्यूशनरीज आप इन्हें कह सकते हैं या फिर लिबरल्स इनको कह सकते हैं, इन सब के मुंह पे देखो पट्टी लगी हुई है। तो ये कार्टून ये दिखाता है कि भाई आप लोग बैठो,
चर्चा करो मगर कुछ बोलो मत, यानी कि सरकार के खिलाफ। सरकार वहाँ पर उस समय राजा, आप कुछ भी मीटिंग करो बट राजा के खिलाफ आप लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे। जैसे ही आप मीटिंग में जाएंगे आपके मुंह पे एक मजल लगा दी जाएगी, जैसे कुत्तों के मुंह के पे लगा देते हैं ना जब उनको मतलब ट्रीटमेंट कर रहे होते ताकि काट ना ले, इस तरीके की मजल आपके मुंह पे लगा दी जाएगी। आप राजा के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलेंगे। आप क्लब बना लें, कुछ भी कर लें, बट राजा के खिलाफ, मोनार्की के खिलाफ आप कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो ये पिक्चर ये दर्शाती है, आपके पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस में ये पिक्चर आ सकती है कि क्या दिखा रही है कि आप लोग थिंकर्स जितने भी हो, विचारक हैं, आप मिलिए बट आप कुछ बोलेंगे नहीं, आपको बोलने का अधिकार नहीं होगा। राइट टू एक्सप्रेस योर व्यूज आपके पास नहीं है। अब लिस्ट मेजर इश्यूज टेकन अप बाय लिबरल नेशनलिस्ट। तो अब लिबरल नेशनलिस्ट कौन सा इशू उठाएंगे? फ्रीडम ऑफ प्रेस। भाई अखबारों पर इतने प्रतिबंध लग रहे हैं, अपनी मर्जी से कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, तो उसी के खिलाफ बातें की जाएंगी कि भाई फ्रीडम ऑफ प्रेस दो हमें, जो हम छापना चाह रहे हैं अखबार में वो छापने का अधिकार दो। तो वन ऑफ द मेजर इश्यूज जो लिबरल नेशनलिस्ट ने उठाए वो ये था कि फ्रीडम ऑफ प्रेस हमें दिया जाए। अब रिवॉल्यूशनरीज का पार्ट आता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है इटली का सबसे पहले हम पढ़ेंगे, गुसेप्पे मज़ीनी एंड द फाउंडिंग ऑफ यंग यूरोप। तो ये जो पिक्चर है कि गुसेप्पे मज़ीनी है और यंग यूरोप ये फॉर्म कर रहा है। तो गुसेप्पे मज़ीनी कहाँ का था? ये था इटली का। इसने दो ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, वो कौन सी थी? तो यंग इटली और यंग यूरोप, क्योंकि इटली से इसको भगा दिया गया था, फिर यूरोप में अलग अलग हिस्सों में रहा था, तो इसने वहाँ पर यंग यूरोप नाम से भी एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। तो द रिवॉल्यूशनरीज, क्रांतिकारी जो थे, 1815 के बाद जो था ना रिप्रेशन, मतलब लोगों पे अत्याचार काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था राजा महाराजाओं के द्वारा। तो जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, जो अपने देश की बात करते थे ना, वो अंडरग्राउंड हो गया, मतलब वो छुप छुप के काम करने लगे। सीक्रेट सोसाइटी जो है ना पूरे यूरोप में फैल गई, छुप छुप कर लोग काम करने लगे। रिवॉल्यूशनरीज उस टाइम पर ये कहते थे कि भाई जो मोनार्की है ना इसको हम अपोज करेंगे, ये हमारे देश के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए ठीक नहीं है। वियना कांग्रेस के बाद जो भी ये राजशाहियाँ बनी थी ना, ये काफ़ी ज़्यादा सख्त हो गई थी लोगों के लिए, वो फ्रीडम नहीं देती थी प्रेस को, लोगों को बोलने का अधिकार ज़्यादा नहीं हुआ करता था। तो इसलिए ज़्यादातर जो रिवॉल्यूशनरीज थे वो चाहते थे कि नेशन स्टेट बने जिसमें फ्रीडम लोगों को दी जाए, वो जो चाहते हैं वो बोलने की, जो विचार व्यक्त वो करना चाहते हैं विचार व्यक्त कर पाए, ऐसी आज़ादी लोगों को मिले, ऐसा रिवॉल्यूशनरीज चाहते थे। ऐसा ही एक रिवॉल्यूशनरी था गुसेप्पे मज़ीनी, जो कि जिनोआ में 1807 में पैदा हुआ था और वो एक सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनरी का मेंबर बना। तो ये किसका मेंबर था? कार्बोनरी। कार्बोनरी क्या थी? एक सीक्रेट सोसाइटी थी। जब ये 24 साल का था तो ये एग्जाइल में चला गया, यानी कि बेचारे को देश से निकाल दिया गया, भागना पड़ा, क्योंकि ये देश में आंदोलन कर रहा था 1831 में, क्योंकि इसने लिगुरिया में रिवॉल्यूशन लाने की कोशिश करी थी राजा के खिलाफ कि भाई हम लोग एक नेशन स्टेट बनाना है, ऐसी ये बातें कर रहा था, तो इसको भागना पड़ा था फिर देश से। फिर इसने यंग इटली मर्साइल्स में और यंग यूरोप बर्न में जो है छुपते छुपाते बनाई थी। ये जो इसके जैसे विचार रखने वाले लोग होते थे उनके साथ ही ऑर्गेनाइजेशंस बनाता था, लाइक माइंडेड पीपल, जो कि पोलैंड के, फ्रांस के, इटली के या फिर जर्मनी के होते थे, उनके साथ मिल करके ये ऑर्गेनाइजेशंस बनाता था। मज़ीनी ये बिलीव करता था कि जो ईश्वर है ना, उन्होंने नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड, मतलब जो देश हैं वो एक नेचुरल यूनिट है। हम जो नेशनलिज्म की भावना लेकर के आएंगे, अपने लिए देश बनाएंगे, ये तो हमें ईश्वर ने ही ऐसा करने के लिए कहा है। सो इटली जो है वो छोटे छोटे इलाकों में या फिर छोटे छोटे साम्राज्यों में बट करके नहीं रह सकती है। इटली को तो यूनिफाई होकर के एक नेशन स्टेट बनना ही पड़ेगा। ये यूनिफिकेशन जो है उसी से ही इटली के लोगों को लिबर्टी, आज़ादी मिलेगी। फॉलोइंग, उसने अपना मॉडल को फॉलो करते हुए काफ़ी सारी सीक्रेट सोसाइटी सेटअप करी, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और पोलैंड में। मज़ीनी ने बहुत ज़्यादा रिलेंटलेस अपोजिशन किया, मतलब बहुत ज़्यादा मोनार्की को उसने अपोज किया, और उसका विजन क्या था कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स बनाई, फ्राइटन द कंजर्वेटिव्स। अब ये जो मज़ीनी काम कर रहा था ना, इससे जो कंजर्वेटिव्स थे, जो राजा थे, वो बड़ा ज़्यादा डरने लगे थे। मेटरनिक ने डिस्क्राइब किया खुद को एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर। तो मेटरनिक एक पर्सन था, उसने किसको ये बोला? मज़ीनी को। तो देखो ध्यान से सुनो, मेटरनिक ने मज़ीनी को बोला कि ये सोशल ऑर्डर के लिए सबसे खतरनाक है, ये तो हमारे समाज का दुश्मन है। कौन दुश्मन है? मज़ीनी। किसने कहा? मेटरनिक ने। दोनों में एम है तो ध्यान से करना, ठीक है।
मेटर्निक ने मजीनी को कहा कि ये तो हमारे समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है। समझे? तो ये जो है सेकंड पार्ट था हमारा। अब एज ऑफ रिवॉल्यूशंस वाला हम आगे देखेंगे। तो ये वाला काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट बेस था हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज़रूर ज्वाइन करिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।